हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPC सिंप्लीफाइड। और ये कंटिन्यूएशन चल रही है लेक्चर सीरीज़ की। दिस इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ लेक्चर सीरीज़ विच आई हैव ऑलरेडी रनिंग ऑन माय चैनल ISPC सिंप्लीफाइड. You can see the polity section of the playlist, or I have already completed 6 to 7 chapter, including Prime Minister, Vice President, President, Constitutional Assembly, Constitution underpinnings. I have already finished. Along with the theory part, I have also solved the numerical part, that is the objective part. Now this is the chapter where I will solve the Attorney General of India as well as the CAG. ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो पहला चैप्टर है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग लॉ ऑफिसर भी कहते हैं. हर एक इंसान को एक वकील की ज़रूरत होती है, तो चाहे वो गवर्नमेंट हो या इंसान, तो गवर्नमेंट को भी एक वकील की ज़रूरत होती है. इसी को कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ये क्या है? द फर्स्ट लॉ ऑफिसर है. ठीक है, और ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर किसका है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है. जो क्या करता है? एडवाइस देता है. किस चीज़ों पे एडवाइस देगा? तो लीगल मैटर्स पे. एंड परफॉर्म्स अदर ड्यूटीज़ ऑफ ए लीगल कैरेक्टर एज असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट. तो याद रखिएगा, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई लीगल एडवाइस देने की बात आई, जैसे मान लो अभी हाल में ही EWS एक कोटा है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का एक कोटा आया था. ठीक है, जिसको अमेंडमेंट 104 से लाया गया था. जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाली जो कंडीशन आई थी ना, जिसको अमेंडमेंट 103 से ऐड किया गया था. तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे. डिफरेंट माइनॉरिटी सेक्शन वाले जो हैं वो लेके गए थे, कह रहे थे कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी क्यों दिया जाएगा. तो यहीं पे जो हेल्प करेगा गवर्नमेंट को एडवाइस करने में, वो करेगा अटॉर्नी जनरल. ठीक है, तो याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज ही और सी एडवाइसेज ऑन लीगल मैटर्स एंड परफॉर्म्स अदर ड्यूटीज ऑफ अ लीगल कैरेक्टर एज असाइन्ड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का हस्तक्षेप है, तो समझ लीजिए प्रेसिडेंट इसको हटाएंगे भी. तो हम लोग अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं. तो कहता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करेंगे एंड होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. अब देखो, अपॉइंट करेंगे तो मैंने आपको काम पे रखा है, तो मेरे प्लेजर में आप काम करोगे, अदरवाइज मेरा जब मूड होगा आपको मैं निकाल सकता हूँ. ठीक है, ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज दैट रिक्वायर्ड टू बी ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो जो क्वालिफिकेशन इसकी जो होगी ना, वो सेम होनी चाहिए जो कि क्वालिफिकेशन है एक सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट की. ठीक है, अब याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल की जो आर्टिकल होती है ना, वो आर्टिकल 78 होती है. ठीक है, ये आर्टिकल 78 होती है, ये याद रखना है. ये एग्जाम में पूछता है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. कहता है ही डिस्चार्जेज द फंक्शन कन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ. सिंपल सी बात है, वो जो फंक्शंस होगा उनका कॉन्फ्रेंस का, या फिर जो भी फंक्शन होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा, बाय द लॉ होगा. ये आर्टिकल 76 कहता है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. कहता है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट. याद रखिए, वो एक तरीके से बैठेंगे आगे, कहते हैं ना एक मीटिंग में, जहाँ पे एक मीटिंग ऐसी मीटिंग होती है जहाँ पे एक बंदा आगे बैठता है, चाय पी के चला जाता है. ठीक है, बीच में अगर उसको कुछ एडवाइस देना है तो विथ रेफरेंस वो एडवाइस देता है, लेकिन वो उस कैबिनेट का पार्ट नहीं होता है. सो अटॉर्नी जनरल इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट. ये इस बात को भूलना नहीं है. ठीक है, ये एग्जाम में पूछेगा. बट मैंने वो कहा ना कि ही हैज़ द राइट टू स्पीक इन द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और इन एनी कमिटी देयर ऑफ, बट ही हैज़ नो राइट टू वोट. तो याद रखिएगा कि उनके पास कैबिनेट के वो पार्ट तो होते नहीं हैं, साथ में वो कैबिनेट के मेंबर भी नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास राइट है, वो बोल सकते हैं पार्लियामेंट में. ठीक है, और किसी कमेटी में भी, लेकिन उनके पास कोई भी राइट नहीं है. किस चीज़ का राइट नहीं है? तो वोट का राइट नहीं है. एक चीज़ मुझसे गलती हो गई है, मैंने आपको अटॉर्नी जनरल की आर्टिकल 78 बताई है ना, तो ये 78 नहीं होगी, आर्टिकल 76 होगी. ठीक है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस. तो आर्टिकल 76 होगा ये. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट. ठीक है, और ये जो इनका जो पावर है ना कि ये बोल सकते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये आता है आर्टिकल 88 के अंदर में. ठीक है, अब देखिए, ही इज़ इंटाइटल्ड टू द प्रिविलेज ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. देखिए, जो भी प्रिविलेजेस मिलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ये इनको मिलेंगे, लेकिन ये पार्ट नहीं होते हैं उस पार्लियामेंट के, उस कैबिनेट के, लेकिन ये उसमें जाके बोल भी सकते हैं. ठीक है, और ये वोट भी नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है. और ये जो प्रिविलेज मिला है वो उस आर्टिकल को कहते हैं आर्टिकल 105 सब क्लॉज ए 4. In the performance of his official duties, the Attorney General has the right of audience in all courts in the territory of India. याद रखिएगा, इनके पास कोर्ट्स की भी सारी की जितनी भी टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसमें जितने कोर्ट्स हैं ना, उनके पास इसके लिए इनके पास ड्यूटी की परफॉर्मेंस की ऑर्डर्स हैं इनके पास, मतलब इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ की. ही इज़ नॉट अ होल टाइम काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट नॉर ए गवर्नमेंट सर्वेंट. याद रखिएगा, ये भले ही एक पोस्ट है, लेकिन ये काउंसिल नहीं है गवर्नमेंट का, और ये फुल टाइम एक तरीके से फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है गवर्नमेंट का, ये याद रखिएगा. ठीक है, और ना ही ये गवर्नमेंट सर्वेंट में आते हैं. ठीक है,
तो दिस इज ऑल अबाउट द अटॉर्नी जनरल। मेरे से एक मिस्टेक हो गया था, मैंने आर्टिकल 78 कह दिया था, बट अटॉर्नी जनरल कम्स अंडर आर्टिकल 676 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं CAG पे, क्योंकि इसकी और अटॉर्नी जनरल और कैग को हम दोनों एक साथ ही कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी चैप्टर थी, तो मुझे लगा कि ये दोनों को एक साथ कराना सही रहेगा। तो आते हैं द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग CAG कहते हैं। ठीक है, द कैग कंट्रोल्स द इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट। याद रखिएगा, कैग जो होता है वो सारे के सारे फिनेंशियल सिस्टम को, फिनेंशियल स्टेटस को कंट्रोल करता है। कहाँ पे? यूनियन में, दैट इज सेंटर में, और साथ साथ में स्टेट में भी करता है। और ये आर्टिकल कौन सा है? तो ये आर्टिकल 148 है। याद रखिए, कैग की आर्टिकल 148 है। ठीक है, अब कहता है दो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, द कैग कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन एड्रेस फ्रॉम बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ इनकैपेसिटी। याद रखिएगा, देखिए इससे पहले हम लोगों ने जो अटॉर्नी जनरल पढ़ा था, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसको तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, साथ साथ में प्रेसिडेंट अपने प्लेजर के अंदर भी रखते हैं और रिमूव भी कर देते हैं। लेकिन जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, इनका कुछ और केसेस है। इनका क्या है? अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करेंगे, ये तो फिक्स है। लेकिन अगर इनको हटाना हुआ ना, तो दोनों हाउसेस में, तो इनको दोनों हाउसेस में इस ग्राउंड पे हटाया जाएगा। ये प्रूव करना पड़ेगा दोनों हाउसेस को कि इनकी जो बिहेवियर है वो मिसबिहेवियर है, और साथ में इनकी जो काम कर रहे हैं उसके लिए इनकैपेसिटी में है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनके रिमूवल का एक छोटा सा क्लीचे कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए इनकी सैलरी की बात करते हैं एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस की बात करते हैं। ठीक है, सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस की बात करते हैं। ठीक है, द सैलरी हिज सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज आर लेड डाउन बाय पार्लियामेंट एंड कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज ड्यूरिंग हिज टर्म्स ऑफ ऑफिस। ठीक है, तो याद रखेंगे पार्लियामेंट के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा इनकी सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अब कहता है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द कॉम्प्ट्रोलर, अब इनकी टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की? 6 साल होती है। किस डेट से? जब ये अपनी ऑफिस को एज्यूम करेंगे तो। ठीक है, तो इनकी देखिए यही सब याद रखना है। मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ टाइम 5 ईयर होता है, लेकिन इनका 6 ईयर है, तो ये याद रखना है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इनका दोनों के दोनों पार्लियामेंट में, मतलब दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में आपको रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। साथ में ये प्रूव करना पड़ेगा ये कि ये जो है वो डिसकैपेसिटी है, इनकी कैपेसिटी अपनी फुल कैपेसिटी से काम नहीं कर रहे हैं, ये प्रूव करना पड़ेगा, या फिर इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कहता है कैग वैकेट्स ऑफिस ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 65 साल इवन विदाउट कंप्लीटिंग द 6th टर्म। याद रखिएगा, तो जो कंडीशन है ना, मतलब इनको वैकेंट करने का, तो या तो वो 6 ईयर काम करेंगे या फिर इक्वल्स टू 65 ईयर के हो जाएंगे तो। ठीक है, मान लीजिए कोई आदमी 63 साल का है और वो कैग बनता है, तो वो 2 साल ही काम कर पाएगा एज ए CAG। ठीक है, तो ये कंडीशन भी है कि 65 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ही कैन अब वो रिज़ाइन कैसे कर सकते हैं? तो वो रिज़ाइन कर सकते हैं अंडर राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट को वो लेटर लिखेंगे, बोलेंगे सर बहुत हो गया, मैं थोड़ा बूढ़ा हो चुका हूँ, या फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं रिज़ाइन देना चाहता हूँ। और याद रखिएगा, इनको भी इम्पीचमेंट से हटाया जा सकता है, तो इस चीज़ को तो भूलना नहीं है। ही कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट से हम प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, इम्पीचमेंट से हम कैग को हटा सकते हैं, इम्पीचमेंट से हम वाइस प्रेसिडेंट को नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये बताता है आर्टिकल 148 सब क्लॉज 1। ठीक है, ये इनकी एज लिमिट को बताता है, और 124 आर्टिकल सब क्लॉज 4 बताता है इनके इम्पीचमेंट को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनकी सैलरी जो होती है वो इक्वल होती है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के जज को सैलरी मिलेगी वो इनको मिलती है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, CAG को। ठीक है, अदर कंडीशन ऑफ हिज सर्विस आर सिमिलर टू, जो कि एक IAS ऑफिसर का होता है। IAS रैंक जो सेक्रेटरी का होता है, जो सबसे टॉप पोस्ट होती है IAS की, वैसा ही मिलता जुलता कंडीशन इनके सर्विस का है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस में ही इज़ डिस्क्वालीफाइड फॉर मेनी फर्दर गवर्नमेंट ऑफिस आफ्टर रिटायरमेंट। अब याद रखिएगा, एक बार जो CAG जो कैग होते हैं वो रिटायर हो गए, तो उसके बाद वो किसी फर्दर ऑफिस को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ये कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, वो किसी और ऑफिस को ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, द सैलरी ETC ऑफ द कैग, ठीक है, एंड हिज स्टाफ एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ हिज ऑफिस आर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब जो भी इनकी सैलरी होगी या फिर इनके जो स्टाफ मेंबर होंगे, इनके साथ एडिटिवली जो इनके स्टाफ्स होंगे, उनकी जो सैलरीज दी जाएगी उसको दिया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, और ये मेंशन है आर्टिकल 148 क्लॉज 6 में। ठीक है, तो और आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब इनके ड्यूटीज़ को जानते हैं। तो मेन ड्यूटीज़ क्या है? कैग की मेन ड्यूटीज़ को समझते हैं। इनका मेन काम है टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया and of which state and each union territory is having a legislative assembly as to whether such expenditure has been in accordance with the law। याद रखिएगा, जैसे मान लो किसी फंड को पास कराना है किसी स्टेट को। ठीक है, एक मिनट से इसको मैं पतला कर लेता हूँ।
मान लो किसी फंड को पास कराना है, ठीक है, तो उस फंडिंग में पास कराने से पहले जितने भी ऑडिट्स की वर्क होगी ना, वो ये काम करेंगे कैग, ठीक है। तो कैग का काम होता है ऑडिट का, और सिर्फ स्टेट की बात में ही नहीं, यूटी के में भी, जहाँ भी लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे ये एक्टिवली काम करेंगे। ये सेंटर के लिए भी ये लागू होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। तो इनका मेन काम जो होता है वो ऑडिट का होता है, ठीक है। अब देखते हैं और क्या ये ऑडिट करते हैं। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट। तो याद रखिए कंटिजेंसी फंड होती है, इसको स्पिनिंग फंड भी कहते हैं, ठीक है। कंटिजेंसी फंड का मतलब क्या होता है कि किसी इमरजेंसी केस में, ठीक है, किसी इमरजेंसी केस में ये फंड का काम हमको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोरोना आ गया, कोविड-19 को कौन नहीं जानता है, तो इस केस में हमें क्या होगा, फंड को कंटिजेंसी फंड सीएफआई से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी इसकी ऑडिट का भी काम इनका ही रहता है। ऑडिट करने का मतलब क्या हुआ, कितना रिक्वायरमेंट है इस प्रोजेक्ट के लिए, कितना लग सकता है एस्टीमेट और कितना जा रहा है, उसके बीच के जो गैप होता है उसको चेक करना होता है, ठीक है। तो पूरी की पूरी ऑडिटिंग की का काम इन्हीं का होता है। साथ में पब्लिक अकाउंट कमेटी का भी होता है। पब्लिक अकाउंट जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक स्टेट है, ठीक है, उस स्टेट में फ्लड आ गया, तो ये फ्लड तो कंटिजेंसी में चला जाएगा। एक नॉर्मल है जहाँ उस स्टेट को उस मंथ में अगर मान लीजिए उनको अगर पीडीए सिस्टम करना है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करना है, तो खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस स्टेट पे उस मंथ के लिए कुछ ज़्यादा पैसे चाहिए, तो इसके लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनेगी और कमेटी ये बताएगी कि आपको इतना पैसा देना है। तो इस फंड की भी ऑडिटिंग कौन करेगा, तो करेंगे यही कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको सीएजी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो इनका अगर कहीं पे एक वर्ड ऑडिट आ रहा है ना, ऑडिट एंड रिपोर्टिंग, तो इनका नाम इनको समझ लीजिएगा, सीएजी का काम है। अब देखिए कह रहा है टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स टू ईटीसी केप्ट बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन और स्टेट। तो याद रखिए, ठीक है, जैसे कोई भी डिपार्टमेंट है किसी एक यूनियन या किसी एक स्टेट में जहाँ पे ऑडिटिंग हो रहा है, जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का खेल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए रशियन ऑयल ले रहे हैं, रशियन फर्टिलाइजर ले रहे हैं, यूक्रेन से हम लोग सनफ्लावर ऑयल ले रहे हैं, या फिर अमेरिका से हम लोग वॉर वेपन्स ले रहे हैं, ठीक है। तो इस बीच में जो भी डीलिंग हो रही है ना, इसमें जो खर्च हो रहा है उसके उस जो ट्रेडिंग की जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस है, उसकी ऑडिटिंग का काम भी इनका ही होता है, ठीक है। अब देखिए टू सी द रूल्स एंड प्रोसीड्योर्स इन दैट बिहाफ आर डिजाइन टू सिक्योर एन इफेक्टिव चेक ऑन द असेसमेंट्स, कलेक्शंस एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू। याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ ऑडिट ही नहीं करेंगे, ये पैसे जहाँ जहाँ एलोकेट हो रहे हैं वो उनका भी ख्याल रखेंगे, साथ साथ में रेवेन्यू का जो क्रॉस चेक होता है वो भी ये काम करेंगे। तो एक तरीके से समझ सकते हो ये पूरे का पूरा केयर टेकर होते हैं पैसे के मामले में, इधर वो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो या फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया हो, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। कहता है टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल बॉडीज एंड ऑथोरिटीज सब्सटेंशियली फिनांस्ड फ्रॉम द यूनियन और स्टेट रेवेन्यूज। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, एक होता है एक्सपेंडिचर रेवेन्यू, एक होता है रिसिप्ट रेवेन्यू, एक होता है आपको कैपिटल रेवेन्यू, ठीक है। तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि आपको बजट में पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो जो भी रेवेन्यूज़ हैं, जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चे हैं हमारे, ठीक है, एक खर्चे हो गया, एक जो हमारा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, टैक्स से आ रहा है, डिफरेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आ रहा है, फिर डिफरेंट होता है टैक्स तो हो गया, और फिर जा कहाँ रहा है, सैलरीज में जा रहा है। तो ये जो डिफरेंसेस होता है ना, इसको भी वो सब्सटेंशियली फिनांस को क्रॉस चेक करते हैं, किसी भी यूनियन रेवेन्यू के, स्टेट रेवेन्यू को, ठीक है। ये किसी भी चीज़ में हो सकता है, गवर्नमेंट कंपनीज में हो सकता है, जैसे पीएसयूज हो गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गया, या किसी कॉर्पोरेट की बॉडीज़ हो गई, जैसे एलआईसी हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है। इफ सो रिक्वायर्ड बाय द लॉज रिलेटिंग टू सच कोऑपरेशंस और बॉडीज़। तो याद रखिएगा ऐसे किसी भी बॉडीज़ पे जो एक्सपेंसेस हैं, जो एक्सपेंडिचर हैं, जो रेवेन्यूज़ हैं, उसको क्रॉस चेक में काम करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इससे पहले मैंने अटॉर्नी जनरल पढ़ाया, अब हम क्या करते हैं, अटॉर्नी जनरल एंड सीएजी की एमसीक्यू सीरीज को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हमारा ये दोनों चैप्टर एक साथ खत्म हो जाएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं द अटॉर्नी जनरल। एक मिनट मुझे पेन ऑन कर लेने दो, हाँ ठीक है। हाँ, द अटॉर्नी जनरल एंड कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कैग हैं उनकी ऑब्जेक्टिव सीरीज से, ठीक है, क्योंकि थ्योरी पार्ट तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। हम लोग ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है द कैग ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द चीफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर फॉर, किसके लिए, यूनियन गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, या फिर दोनों में से किसी के लिए नहीं। तो याद रखिएगा यूनियन के तो हैं ही, साथ साथ स्टेट के भी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट इज द पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट क्या है, ठीक है। तो ये तो सबको पता है, 6 साल होने चाहिए या 65 साल, जो पहले आ जाए, 6 साल हो या 65 साल के हो जाए, जो दोनों में से जो अर्लियर आ जाए वही कंसिडर करके उनको रिटायर करते हैं हम लोग, ठीक है। कह रहा है हु इज़ द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट।
हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज कैबिनेट सेक्रेटरी, इसमें कोई शक ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कहता है इन इंडिया द कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट्स अ डिटेल एनालिटिकल रिव्यू ऑफ यूनियन गवर्नमेंट अकाउंट्स टू द फिनेंस मिनिस्ट्री एवरी, कितना टाइम में करते हैं, ठीक है। तो ये है हर साल फिनेंशियल ईयर में, आपको तो पता ही होगा बजट कैसे आता है और कैसे, लेकिन ये एनालिटिकल रिव्यू है, ये फिनेंस मिनिस्ट्री को से पेश करते हैं हर साल। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ठीक है, अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा, ठीक है, बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। एक बात तो समझ लीजिए, वो मेंबर तो होते नहीं हैं, तो ये तो इसको तो डिस्कार्ड ही कर दीजिए, अभी वो मेंबर नहीं होते, वो बैठ सकते हैं मीटिंग में, लेकिन वो मीटिंग के पार्ट नहीं हो सकते हैं, वो बोल भी सकते हैं, वो वोट भी कर सकते हैं जब जरूरत पड़े तो, लेकिन वो पार्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा, यस दिस इज करेक्ट। अब देखते हैं थर्ड कह रहा है स्पीक इन द लोकसभा, हाँ बोलने के अधिकार है उनको, बिल्कुल है। सॉरी मैंने एक टर्म बोला वोट कर सकते हैं, लेकिन वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। तो 1 और 3 करेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ही कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अटॉर्नी जनरल। फिर हम लोग अटॉर्नी जनरल की बात कर रहे हैं जो कि लॉ मिनिस्टर हैं, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब क्या कह रहा है? ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल करेक्ट है। यस ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कह रहा है ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड बाय द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। सेम क्वालिफिकेशन होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का, जो क्वालिफिकेशन होता है वही क्वालिफिकेशन होता है अटॉर्नी जनरल का, ठीक है। अब थर्ड पे जाते हैं। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी ही शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन द कोर्ट ऑफ इंडिया, यस कोर्ट के ऑडियंस वो बन सकते हैं, बैठ सकते हैं, बातें सुन सकते हैं, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है। ऑल ऑफ द अबव पॉइंट्स आर इक्वली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्या कह रहा है? हु एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द लीगल मैटर्स, लीगल मैटर्स पे कौन एडवाइस करेगा? तो अटॉर्नी जनरल करेगा, लेकिन इनका कोई पोस्ट नहीं होता, ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते हैं, लेकिन ये लीगली मैटर पे एडवाइस करेंगे। 44 बीपीएससी कहा जाता है ना कि एडवाइस देना सबसे आसान है, तो इनका काम सबसे आसान है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, इनका काम बहुत ही रिस्की होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कैग कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, ये किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? ये भी कोई सोचने वाली बात है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लेकिन क्या इसको रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट? ये बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो, मैंने थ्योरी पार्ट में बताया। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कहता है हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, इनमें से कौन है जो दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रोसीडिंग्स में बैठ सकते हैं, जाके मजे ले सकते हैं? तो ये है अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। हु इज नोन एज द सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है ना, वो होता है सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल के साथ रहते हैं, जो अटॉर्नी जनरल की मदद करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। कहता है द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको CAG कहते हैं, CAG समझिएगा, CGA मत समझिएगा, ठीक है। कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ही कैन रिमूव्ड। अब वो कैसे रिमूव किया जा सकता है? तो मैंने आपको कंडीशन बताया है, इनको रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ही, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द लीगल एडवाइजर टू, किनके लीगल एडवाइजर? प्रेसिडेंट के हैं? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। आगे बढ़ते हैं। हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स मतलब तुम्हारे पर्स का ख्याल रखेगा, ठीक है, तुम्हारे पर्स का ख्याल रखेगा कैग। तो याद रखिएगा कि आपका हमारा जो तुम्हारा पैसा है ना, जो हम लोग टैक्स सबमिट कर रहे हैं, तो वो हमारा पर्स है, लेकिन वो गवर्नमेंट के पास है, उसको गवर्नमेंट मिसयूज़ भी कर सकती है, कोई मिनिस्टर मिसयूज़ भी कर सकता है, तो उसका ख्याल कौन रखेगा? तो ख्याल रखने वाला तो हमेशा गार्जियन होता है, तो याद रखिएगा ही इज़ नोन एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, सो ही और सी इज़ द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? ये देखते हैं। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ फ्रेंड एंड गाइड ऑफ, फ्रेंड एंड गाइड ऑफ किसका? सेलेक्ट कमेटी नहीं, एस्टिमेट कमेटी नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, ही इज़ द फ्रेंड एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो पब्लिक की अकाउंट होती है, जिसको यूज किया जाता है डिफरेंट फंड्स में, उसके ये फ्रेंड्स एंड गाइड होते हैं, ठीक है। तो कितना अच्छा की पॉइंट है, फ्रेंड्स एंड गाइड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे जाते हैं। कह रहा है, सॉरी थोड़ा सा इसको वो करने में दिक्कत हो गया है, स्कैन करने में,
अब अकेले ही सारा काम करना पड़ता है तो दिक्कत तो होगा ही, लेकिन चलिए आगे से कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो। कह रहा है विच नॉन मेंबर कैन पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ऐसे कौन से हैं जो नॉन मेंबर्स हैं, जो एक्चुअल मेंबर्स नहीं है पार्लियामेंट के, लेकिन वो पार्ट ले सकते हैं दोनों, ठीक है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के बिजनेस में। तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये वकील साहब हैं लेकिन वकील है नहीं, सरकार के वकील हैं लेकिन ये कुछ बोल नहीं सकते, बोल सकते हैं लेकिन पार्ट नहीं ले सकते उसमें, वो कैबिनेट के पार्ट भी नहीं होते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कह रहा है ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ही इज और सी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये करेक्ट है। क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन कह रहा है ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड फॉर अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी करेक्ट है। उनके पास सेम क्वालिफिकेशन होना चाहिए जैसा कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट का होता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड कह रहा है ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ इधर हाउस, नो ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये तो कट गया, आपको हटा दीजिए इसको, हम काट के फेंक दीजिए इसको। अब फोर्थ कह रहा है ही कैन रिमूव बाय द इम्पीचमेंट ऑफ पार्लियामेंट। तो ऐसा होता है क्या, अटॉर्नी जनरल का इम्पीचमेंट होता है? नहीं होता है, कैग का इम्पीचमेंट होता है, ठीक है। तो ये दोनों कट गया मेरा, 3 और 4, तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए एलिमिनेशन टेक्निक इज द वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक दैट आई हैव फेल्ट। कुछ एग्जाम्स मैंने भी निकाले हैं, ठीक है। मैंने इसरो का एग्ज़ाम इंटरव्यू दिया है, मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो मैं निकाला हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ ऐसा ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक आपका बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं, ठीक है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज नॉट परफॉर्म बाय द कैग। कैग के द्वारा इसमें से कौन सा काम नहीं किया जाता है, कौन सा जो ड्यूटीज़ है वो परफॉर्म नहीं किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 चलिए तो देखते हैं। अब देखते क्या कर, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। CFI का सारा एक्सपेंडिचर का ख्याल रखेगा, बिल्कुल ये करेक्ट है। आगे देखते हैं, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। कंटेंजेंसी फंड हो या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो या पब्लिक अकाउंट कमेटी हो, तीनों के फंड का वो पूरे एक्सपेंडिचर का ख्याल, ऑडिटिंग का ख्याल रखते हैं, तो ये दोनों करेक्ट है। थर्ड सी देख लेते हैं, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, करेक्ट है। टू कंट्रोल द रिसिप्ट एंड इश्यू ऑफ पब्लिक मनी एंड टू इंश्योर दैट द पब्लिक रेवेन्यू इज लॉस्ड इन द एक्सचेकर, ये बिल्कुल गलत है। कंट्रोल का कोई काम नहीं है उनको, बस क्रॉस चेक एंड ऑडिट का ही काम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे देखते हैं। कह रहा है द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कैग एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एग्जामिन बाय। अब इनका जो ऑडिट रिपोर्ट होता है उसको एग्जामिन कौन करता है, उसको PSC करेगी, पब्लिक अकाउंट कमेटी करेगी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एज वेल एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की MCQ हो गई है, साथ में थ्योरी पार्ट मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये 22 मिनट की वीडियो बनी, आप देख सकते हो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो मैं डेली डालूंगा, मैं पूरी की पूरी लूसेंट को खत्म करूँगा, पूरी घटना चक्र को खत्म करूँगा, और सिर्फ खत्म नहीं करूँगा, मैं उसको ब्रेक डाउन करूँगा। मेरी फिजिक्स की आप प्लेलिस्ट पढ़िए, आप जाके देख लो, आपको पता चलेगा मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है मैं सही पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। दिस इज ऑल व्हाट आई कैन गेट फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच।